हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट में हमने लास्ट टाइम अपना टॉपिक पढ़ा था प्रदूषण क्या होता है, पॉल्यूशन। और उसमें हमने समझा था वायु प्रदूषण क्या होता है। अब इसके आगे पढ़ेंगे कि वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण कैसे होता है। देखिए, जो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ काफ़ी लंबे हैं, इसलिए कई वीडियो में कंप्लीट होते हैं, तो आप इन्हें एक लाइन से देखें तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब देखते हैं हम अपना फैक्चुअल क्वेश्चन। तो बताइए, इंडिया और मालदीव्स के बीच जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है एक्वेरिन। थोड़ा अलग नाम है, याद रखिएगा, एक्वेरिन। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण। तो देखिए, भीतरी वायु प्रदूषण। फ्रेंड्स, आप जब भी वायु एयर पॉल्यूशन के बारे में सोचते होगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो घर के बाहर होता है ना, क्योंकि बाहर इतनी गाड़ियां निकलती हैं, उनसे धुआं होता है, इंडस्ट्री से धुआं होता है, तो इस वजह से बाहर होता होगा। घर के अंदर तो क्लीन एयर होती होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, घर के अंदर भी वायु प्रदूषण होता है। कैसे होता है? जैसे कि आप जानते हैं, गांव वगैरह में अभी भी क्या होता है, खाना बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका जो लकड़ी का चूल्हा होता है उससे इतना धुआं निकलता है, वो काफ़ी हानिकारक होता है। इसके अलावा हमारे घर के अंदर भी अगर हवा का संचरण सही ना हो तो एयर पॉल्यूशन होता है घर के अंदर भी। तो देखिए, भवन निर्माण के गलत तरीकों के कारण भवनों में वायु का संचार ठीक से नहीं हो पाता, जिससे वायु प्रदूषित होती है। क्या होता है ना कि हमारे घर के अंदर अगर घर ऐसे बने हो कि ताज़ी हवा आए और जो गंदी हवा है वो बाहर जा पाए, तो एक वायु का संचार बना रहता है। लेकिन क्या होता है कि कभी भवन इस तरीके से गलत तरीके से बने हो, मान लीजिए गुफा तरीके से, तो उधर क्या होगा, पॉल्यूशन होगा ज़्यादा। देखिए, दरअसल कमरे के अंदर के सामान जैसे फर्नीचर, कालीन, पेंट इत्यादि वाष्पशील कार्बनिक यौगिक उत्पन्न करते हैं। देखिए, जो हमारे घर में फर्नीचर होता है, आपने देखा होगा उसके ऊपर धूल जमा हो जाती है, कालीन होता है या पेंट होता है, तो उस पर क्या होता है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, वो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड उत्पन्न करते हैं। अब ये क्या होते हैं? देखिए, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक ऐसे कण होते हैं जो कुछ ठोस या तरल पदार्थों से गैस के रूप में हवा में छोड़े जाते हैं। इनमें से कुछ यौगिकों में कुछ रसायन होते हैं जो अल्प और दीर्घावधि में मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो देखिए, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जो वाष्पशील अवस्था में होते हैं वो होते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त अस्पतालों का कचरा भी हवा में रोगाणुओं का प्रसार करता है। अब देखिए, अस्पतालों में से जो कचरा निकलता है उसमें क्या होता है, वो भी काफ़ी हानिकारक होता है ना। वहाँ तो अस्पताल में कितने रोग का उपचार होता है, तो वहाँ की जो चीज़ें होंगी वहाँ उसमें वो बैक्टीरिया वगैरह होंगे, तो इस वजह से उधर से भी कचरा निकलता है। और हमारे घर में अगर काफ़ी धूल हो तो वहाँ पे भी वायु प्रदूषण होता है। भीतरी वायु प्रदूषण के निराकरण हेतु आवश्यक है कि स्वच्छ ईंधन का प्रयोग किया जाए। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन मेंस में आ जाता है कि जो घर के अंदर वाला प्रदूषण है उसको कैसे दूर करेंगे, तो ज़रूरी है कि साफ ईंधन का प्रयोग करें। साथ ही ईंधन के रूप में वैसी ही लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाए जो कम धुआं देती है। अगर आपको इस्तेमाल करना ही पड़े लकड़ी, तो ऐसी लकड़ी इस्तेमाल करें जो कम धुआं देती है, जैसे बबूल, एकेशिया निलोटिका, ठीक है, इसका नाम है। अगर उसको यूज़ करेंगे तो कम धुआं होगा। औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए एलएनजी जैसे स्वच्छ ईंधनों का प्रयोग किया जाए। ठीक है। अब देखिए, ईंधन ऐसा यूज़ करिए जो ज़्यादा सही हो हमारे लिए, जो ज़्यादा प्रदूषण ना करे, तो एलएनजी यूज़ करें, है ना। तथा संयंत्रों में ऐसी मशीन को लगाया जाए जो कम प्रदूषणों का निष्कासन करे। ठीक है। अब क्या होता है, अगर मशीन में जैसे कि पहले से ही फ़िल्टर लगा दिया जाए, ऐसा फ़िल्टर लगा दें जिससे जो धूल है वो बाहर ना जा पाए, है ना, एक फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होने से रोका जा सकता है। लेकिन क्या है ना, कंपनियाँ जो होती हैं वो अपने फ़ायदे के लिए इन सबको यूज़ नहीं करती। तो देखिए, फ़िल्टर है, स्क्रबर है, स्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, इसको यूज़ करके क्या किया जा सकता है, काफ़ी प्रदूषण को कम किया जा सकता है। फिल्टर कपड़े और रेत इत्यादि के बने होते, फिल्टर जो है वो कपड़े और रेत का बना होता है, जो गैस की धारा से ही ठोस कणों को फिल्टर कर हटा देते हैं। जैसे कि कोई गैस आती है तो जो फिल्टर होता है वो क्या करता है, उन ठोस कणों को फिल्टर कर देता है और हटा देता है। कम ताप के लिए सूती या सिंथेटिक कपड़े के बैग हाउस का प्रयोग किया जाता है। अगर कम टेम्परेचर है, ठीक है, अगर जो भी इंडस्ट्री है उधर पे जो भी फिल्टर कर रहे हैं उस चीज़ का टेम्परेचर कम है तो हम सूती और सिंथेटिक कपड़े को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत हाई टेम्परेचर है, उच्च ताप है, तो उसके लिए ग्लास क्लॉथ यूज़ करते हैं। ठीक है। आप ये एग्जाम्पल्स अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, उससे आंसर राइटिंग अच्छी लगेगी। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, बॉयलर, ताप विद्युत संयंत्र, सीमेंट फैक्ट्री इत्यादि जगहों पर उपयोग में लाए जाते हैं।
तो जो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये कहाँ, बॉयलर, ताप विद्युत संयंत्र जो होंगे, सीमेंट फैक्ट्री, यहाँ पर लगाए जाते हैं। ये आयनित कण से संबंधित प्रदूषण को कम करते हैं। ठीक है, जो कण आयनित होंगे उनका प्रदूषण कम करेंगे। देखिए अब वायु प्रदूषण, उनके स्रोत और प्रभाव। तो देखेंगे हम कितने तरीके के वायु प्रदूषण होते हैं, उनके स्रोत क्या होते हैं और उनके प्रभाव क्या पड़ते हैं। फ्रेंड्स, इन पर स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं कि पूछा जा सकता है कि इस के कारण क्या, मतलब इसका स्रोत क्या है इस प्रदूषण का और इसका प्रभाव क्या है। तो हम इसको एक एक देखेंगे। देखिए जो कार्बन यौगिक होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इनका स्रोत क्या होता है, जीवाश्म ईंधन का दहन और मोटर गाड़ी, जो गाड़ियां चलती है उनसे निकलता है। ठीक है, कार्बन यौगिक, और जो जीवाश्म ईंधन हम चलाते हैं फॉसिल फ्यूल, ठीक है, जैसे कि कोयला वगैरह, तो इससे क्या होता है, ये कार्बन हवा में मिलती है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए इससे हरित गृह प्रभाव होता है। एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, देखिए ये जो गैस होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करती है, जो गर्मी होती है ना, जो सूर्य से क्या है गर्मी आती है, पृथ्वी पे रेज आती हैं। ठीक है, इजी वे में समझाती हूँ मैं आपको, रेज आती हैं। ठीक है, तो जब वो वापस जाती है रिफ्लेक्ट होके, तो क्या होता है कि जो ये गैस होगी ये उसको जाने नहीं देगी, रोक लेगी। ठीक है, तो क्या होता है, जो अर्थ होती है उसकी एक हीट बनी रहती है। ठीक है, एक जितनी ऊर्जा चाहिए है वो बनी रहती है, तो इसी को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। लेकिन अगर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अगर ये गैस बढ़ जाएंगी तो पृथ्वी बहुत गर्म होने लगेगी। ठीक है, आएगी तो हीट, लेकिन हीट वापस नहीं जा पाएगी, तो वो रह जाएगी। तो इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगी, गर्मी होने लगेगी, जिसके कारण बर्फ़ पिघलने लगेगी, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा और काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी। श्वसन संबंधी समस्याएं भी होती है इंसान में। ठीक है, सांस लेने में उसे दिक्कत होती है अगर ये ज़्यादा हो जाए। अब देखेंगे सल्फर के यौगिक जो होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जो होते हैं, देखिए ये क्या किससे होते हैं, ये ताप संयंत्र, रिफाइनरी, ज्वालामुखी विस्फोट, अम्ल वर्षा, इन कारण से होते हैं। मतलब सॉरी, ताप संयंत्र अगर कोई है तो उससे ये निकलेगा। रिफाइनरी है, रिफाइनरी से निकलते हैं, और ज्वालामुखी विस्फोट से भी सल्फर के यौगिक निकलते हैं। तो इससे दिक्कत क्या होती है, देखिए सल्फर से एक तो अम्ल वर्षा होती है, वर्षा में क्या होता है एसिड होता है, तो उस तरीके से क्या है अम्ल वर्षा होती है जो काफ़ी हानिकारक होती है। इवन इमारतों पेड़ों के लिए भी हानिकारक होती है। श्वसन संबंधी समस्याएं होती है इससे, सांस लेने में दिक्कत, पौधों में क्लोरोसिस, दृश्यता में कमी और कोहरे का कारण, ये सारे जो है इसके रीज़न होते हैं। मतलब इसके होने से ये सारी जो दिक्कतें हैं वो हमें होती हैं। अब देखेंगे नाइट्रोजन यौगिक। ठीक है, तो इसमें तो देखिए पौधों में क्लोरोसिस का क्या मतलब होता है ये मैं बता देती हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ आती है जो मुझे लगता है कि मुझे समझा देना चाहिए, तो उसको मैं आपको बता देती हूँ। क्लोरोसिस क्या होता है कि जो पत्ती होती है उनकी ग्रीन कलर में थोड़ी कमी आ जाती है। ठीक है, जिससे इतना उनका जो वो करते हैं फोटोसिंथेसिस इतने अच्छे से नहीं हो पाता, तो इस तरीके से उनको भी प्रॉब्लम होती है, दृश्यता भी कमी होती है और कोहरे का कारण भी होती है ये। अब देखेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में आता है नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए ये कैसे उत्पन्न होते हैं, ताप विद्युत संयंत्र से, मोटर वाहन गाड़ी से, वायुमंडलीय अभिक्रिया से। तो इससे भी क्या होता है अम्ल वर्षा होती है, ये भी एसिड बनाते हैं। पादपों की उत्पादकता में कमी, पेड़ जो उत्पादकता जो प्रोडक्शन करते हैं उनमें कमी आती है। ठीक है, और आंखों और फेफड़ों में जलन होती है इससे। अब देखिए फ्रेंड्स निलंबित कण, ठीक है, मैंने आपको पहले पढ़ाए थे सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ठीक है, इनसे क्या होता है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, निर्माण कार्य अगर हो रहा है वहाँ पे, ये काफ़ी छोटे कण होते हैं बहुत ज़्यादा, जो ये हमारी सांस में भी से अंदर भी चले आते हैं हमारे अंदर। ठीक है, भाप शक्ति संयंत्र जो होते हैं, और मोटर वाहन से। तो देखिए इससे क्या होता है, दृश्यता में कमी होती है, देखने में थोड़ी कमी आती है, और मतलब काफ़ी दूर तक अगर ये ज़्यादा हो जाए तो कोहरा टाइप का नहीं, वो फॉग जो बोलते हैं वो हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्मोक बोलते हैं सॉरी। और ये क्या करती है, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है और कैंसर का भी कारण होते हैं। अब देखेंगे हाइड्रोकार्बन, बेंजीन और इथाइलिन, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, मोटर वाहन, पेट्रोलियम उद्योग से ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, कैंसर का कारण बन सकते हैं, श्वसन संबंधी समस्या हो सकती हैं, समय पूर्व पत्तियों और फलों का गिरना। तो देखिए इंसान के साथ साथ फलों की पेड़ पौधों के लिए भी ये कितना बेकार है ये जो पॉल्यूशन है। अब देखिए ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, तो देखिए ये कैसे रेफ्रिजरेटर जो होते हैं हमारे, ये जो हमारे फ्रिज वगैरह होते हैं, स्प्रे, तो इससे क्या होता है भूमंडलीय ऊष्मन होता है। ठीक है,
हमारी अर्थ ज़्यादा गर्म होती है और ओजोन जो लेयर है जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो यूवी रेस को रोकती है, उसका क्षरण होता है। ओजोन अगर देखिए, ओजोन अगर समताप मंडल में है तो वो हमारे लिए अच्छी है, लेकिन अगर वो क्षोभ मंडल में है तो वो हमारे लिए खतरनाक हो जाती है। मतलब नीचे की, अगर ऊपर की लेयर में ओजोन है तो वो सही है, वो क्या करती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसको रोकती है ओजोन की परत, और ये समताप मंडल में पाई जाती है। लेकिन अगर क्षोभ मंडल में ये है तो ये हमारे लिए हानिकारक होती है। और इसका प्रदूषण कैसे होता है, मोटर वाहन से। अब देखेंगे इससे समस्याएं क्या आती है, इससे श्वसन संबंधी समस्याएं आती हैं, पर्णसमूह फॉलिएज को नुकसान होता है। ठीक है, अब सीसा जो है लेड, वो क्या होता है, वो उससे क्या, ये कैसे फैलता है, मोटर वाहन से, और इससे समस्याएं को क्या होती है, श्वसन संबंधी से समस्याएं होती है। अब देखेंगे जो रेशे होते हैं ना, छोटे छोटे अगर कपड़ों के रेशे भी हैं तो वो भी एक पॉल्यूशन ही है, जैसे कपास, ऊन के, तो इनका ये कैसे होते हैं, वस्त्र उद्योग और कालीन उद्योग से ही उत्पन्न होते हैं, और ये फेफड़ों पर दुष्प्रभाव डालते हैं। ये भी हमारी सांस से क्या होता है, बहुत छोटे होते हैं तो अंदर चले जाते हैं बॉडी में और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। एस्बेस्टर खनन और निर्माण उद्योग में उत्पन्न होता है और श्वसन संबंधी समस्या और कैंसर इसके कारण हो सकता है। स्मोक जो होता है, ठीक है, फॉग प्लस स्मोक को मिला के बनता है स्मोक, तो ये उद्योग और मोटर वाहन से होता है। और आंखों में जलन और श्वसन संबंधी समस्याएं, अभी देखिए जो हमारी दिल्ली है उसमें सबसे ज़्यादा इसकी समस्या आ रही है स्मोक की, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं इस वजह से, और इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए स्क्रबर आदि संचयकर्ता होते हैं तथा गैस से की धारा से एरोसोल को हटाते हैं। जो स्क्रबर होते हैं वो क्या करते हैं, गैस जैसे अगर जा रही है, अगर स्क्रबर लगा दी जाए तो एरोसोल्स को हटा देते हैं। स्क्रबर सूखे या गीले दोनों पदार्थों से निर्मित हो सकते हैं, तो ये सूखे पदार्थ से भी बन सकते हैं और गीले पदार्थ से भी। ऐसा क्यों, देखिए उदाहरण के लिए सल्फर डाइऑक्साइड की निकासी के लिए अल्कलाइन घोल, अल्कलाइन सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह सल्फर डाइऑक्साइड को घुला देता है। अब स्क्रबर जो यूज़ करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड अगर उसको हम छान रहे हैं तो उसके लिए हम एल्कलाइन घोल लेंगे, क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड को घुला देगा। ठीक है, उसी प्रकार सिलिका जल जलवाष्प को हटा देता है। लेकिन अगर हमें जलवाष्प हटाना है, देखिए जलवाष्प भी एक ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है, तो सिलिका जल क्या है, जलवाष्प को हटा देगा। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। अगर वाहनों से प्रदूषण कम करना है तो उत्प्रेरक कन्वर्टर जो होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर, वो लगाते हैं। देखिए कैसे पॉल्यूशन को कम किया जाएगा। अब इतने विकास की अवस्था में हम इंडस्ट्री तो बंद नहीं कर देंगे, लेकिन हाँ हम कुछ चीज़ें जैसे स्क्रबर हो गया, ये हो गया, तो इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग में आप ये लिख भी सकते हैं कि इनको लगाकर हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। उत्प्रेरक कन्वर्टर नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में बदल देता है, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड के हानिकारक प्रभाव कम हो जाते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन तो वातावरण में पाई ही जाती है, इतनी नुकसानदायक नहीं होती, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। तो उत्प्रेरक कन्वर्टर जो होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर, वो क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में बदल देता है। अब देखिए पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखिए जनवरी 2020 में जारी इस सूचकांक में भारत को 180 देशों में से 168 स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, मैं इंडेक्स वगैरह भी पढ़ा देती हूँ शॉर्ट में, वो आप अगर कुछ सेकंड्स के होते हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो आप उन्हें एग्जाम के पहले भी उन्हें रिवीजन करके इजिली जा सकते हैं और दिन में कई बार उनको रिवीजन कर सकते हैं। तो उसी तरीके का एक इंडेक्स है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। जब आप एनवायरमेंट का कोई आंसर लिखें इसको जरूर मेंशन करें। तो देखिए भारत की जो इसमें रैंक है कितनी खराब है। यह द्विवार्षिक सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से, ये मतलब वर्ष में 2 वर्ष में एक बार होता है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। ठीक है, इसकी समग्र मतलब भारत की जो रैंकिंग है इसमें बहुत खराब है। इसकी समग्र निम्न रैंकिंग का कारण पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य नीति का अप्रभावी निष्पादन और गंभीर वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतें हैं। देखिए भारत में वायु प्रदूषण से मौतें, मतलब सेकंड कारण है भारत में मौतों का वायु प्रदूषण। तो देखिए इतनी ज़्यादा मौतें हो जाती है वायु प्रदूषण से, और जो हमारी नीतियां हैं सरकार बनाती है वो भी इतना अच्छा कार्य नहीं कर पाती, इस कारण हमारी रैंकिंग बहुत खराब रहती है। वायु गुणवत्ता, जैव विविधता एवं आवास, जलवायु एवं ऊर्जा, कृषि, जल का सैनिटेशन, वन, भारी धातुएं, मत्स्य, जल संसाधन इत्यादि पैमाने हैं जिन पर इन देशों को रैंक मिलती है। इन सब चीज़ों के आधार पर क्या है, किसी देश की रैंक निर्धारित की जाती है। तो लास्ट हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। ठीक है, ये हमारे देश में निकाला जाता है।
देश के बड़े शहरी नगरों में रियल टाइम आधार पर वायु गुणवत्ता की निगरानी करने और जरूरी कार्रवाई करने के लिए जन जागरूकता में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ किया गया। देखिए क्या होता है ना, शहरों में बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होने लगा है। इसकी रियल टाइम मतलब जो एक्चुअल टाइम में उसी समय में जानकारी प्राप्त करना हो तो उसे कहते हैं रियल टाइम में। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये जो है सूचकांक निकाला जाता है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें क्या है, अगर 0 से 50 दिया है तो अच्छी वायु गुणवत्ता है, 51 से 100 में संतोषजनक, 100 से 200 में सामान्य रूप से प्रदूषित, और 200 से 300 खराब, और 300 से 400 बहुत खराब, और 400 से 500 गंभीर वायु प्रदूषण को दिखाता है। ये चीज़ पूछ ली जाती है, आपको याद रखनी होगी। ठीक है, गंभीर नाम की 6 वायु गुणवत्ता सूचकांक श्रेणियां हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक में 8 प्रदूषणकारी तत्वों पर विचार किया जाता है। इसमें 8 जो प्रदूषण है उनको नापता है ये आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए पहले तो आप दो याद रख लेंगे, PM10 और PM2.5। ठीक है, ये ऐसे याद हो जाएंगे। अब देखिए ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। ठीक है, ये दो ऑक्साइड हो गए, इस तरीके से याद होगा। ठीक है, इसके बाद एक कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 3 क्या है हमारे ऑक्साइड से अलग कर लीजिए, ऐसे याद रख लीजिए, 3 ऑक्साइड है और 2 PM है। तो इस तरीके से आपको ये याद रहेंगे। ठीक है, इसके बाद 3 सिंगल चीज़ें, ओजोन, अमोनिया और लेड। ठीक है, ओजोन, अमोनिया और लेड दोनों ए से हैं, और लास्ट में लेड। तो इस तरीके से आप इसे याद कर लीजिए, कुछ ना कुछ करके इसको याद करना होता है, इन पर इस पर विचार किया जाता है। तो ये इसके आगे हम जल प्रदूषण पढ़ेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको ध्यान से पढ़िएगा। एंड थैंक यू।